तो हेलो स्टूडेंट, एक बार फिर स्वागत है आपके अपने चैनल फी स्टोर फीके पर। मैं आपका दोस्त विवेक कुमार। तो फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे। तो आज हम फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री के कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में चर्चा करेंगे। तो फ्रेंड्स, आपको भी डी फार्मा हिंदी में करना है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो बिना देर के स्टार्ट करते हैं वीडियो पर पहली बार हो तो सब्सक्राइब बटन अवश्य प्रेस कर लें। पहला आपका टॉपिक है, इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, वैश्विक में अशुद्धियों के स्रोतों पर विस्तृत टिप्पणी कीजिए। फ्रेंड्स, जैसा कि आपको क्वेश्चन बनते हैं उसी प्रकार के मैंने क्वेश्चन आपको इसमें रखे हैं, तो प्लीज नोट डाउन कर ले अपनी बुक में। परिभाषा: वैश्विक पदार्थों में अशुद्धियों की उपस्थिति उनकी गुणवत्ता, प्रभावशीलता और सुरक्षा को प्रभावित कर सकती हैं। इन अशुद्धियों के विभिन्न स्रोत हो सकते हैं जो निर्माण प्रक्रिया, कच्चे माल भंडारण या पर्यावरणीय परिस्थितियों से संबंधित हो सकते हैं। क्लियर हो रहा है फ्रेंड्स? क्लियर हो रहा है तो एक लाइक अवश्य करें। क्या क्या और कैसे कैसे अशुद्धियाँ हो सकती हैं, वैसे उसके बारे में चर्चा करेंगे। अशुद्धियों के मुख्य स्रोत: कच्चे माल से उत्पन्न अशुद्धियाँ। इसमें पॉइंट लिखेंगे, वैश्विक उत्पादों में प्रयुक्त कच्चे रसायनों या प्राकृतिक स्रोतों जैसे जड़ी बूटियों, खनिजों में पहले से मौजूद अशुद्धियाँ। क्लियर। टॉपिक है उसमें, धातु आयन, सिरका या अन्य अपद्रव कच्चे माल में हो सकते हैं। क्लियर। थर्ड पॉइंट है हमारा इसमें, कच्चे माल की अशुद्धता सही न हो तो उत्पाद में अवांछित तत्व आ जाते हैं। क्लियर। सेकंड पॉइंट बनाएंगे इसमें, निर्माण प्रक्रिया से उत्पन्न अशुद्धियाँ। धातु या पॉइंट है इसमें, धातु या अन्य अवयव निर्माण उपकरणों से उत्पाद में प्रवेश कर सकते हैं। क्लियर। सेकंड पॉइंट है, गलत क्रिस्टलीकरण या शुद्धिकरण तकनीकों से अशुद्धियाँ रह सकती हैं। क्लियर। थर्ड पॉइंट बनाएंगे इसमें, यदि सही तापमान या नमी नियंत्रण न रखा जाए तो औषधि में अशुद्धियाँ आ जाती हैं। क्लियर। अब भंडारण में क्या अशुद्धियाँ होगी? भंडारण की अशुद्धियाँ, कुछ दवाएं ऑक्सीकरण से अवक्रिया करके बिगड़ सकती हैं। ठीक। सेकंड है इसमें, नमी के प्रभाव से उत्पाद में रासायनिक परिवर्तन हो सकता है। थर्ड पॉइंट है इसमें, यदि भंडारण सही ना हो तो बैक्टीरिया, फंगल या फफूंद आ जाती है। क्लियर। आगे आपका कैसा बनेगा प्रश्न, जैसे कैल्शियम कार्बोनेट पर टिप्पणी कीजिए। ये आपका क्वेश्चन बना, कैल्शियम कार्बोनेट पर टिप्पणी। तो हम कैसे लिखेंगे इसको? पहले सूत्र लिखेंगे इसका, CaCO3, फिर पर्चे डालेंगे। कैल्शियम कार्बोनेट एक अकार्बनिक यौगिक है जो प्राकृतिक रूप से चूना, पत्थर, संगमरमर और चौक के रूप में पाया जाता है। यह एक सफेद ठोस पदार्थ है जो जल में बहुत कम घुलनशील होता है। क्लियर। इतना इसके बारे में लिखेंगे। फिर आगे इसके स्रोत डालेंगे, कौन कौन से स्रोत है इसमें, जैसे कि स्रोत है इसमें चूना पत्थर है, संगमरमर, अंडे के छिलके में और मोती में क्या पाया जाता है? कैल्शियम पाया जाता है, CaCO3। आगे रासायनिक गुण क्या है इसके, उसके बारे में थोड़ी चर्चा करके लिख देंगे। इसमें पॉइंट बनेंगे, पॉइंट बना के लिख देंगे। यह एक क्षारीय पदार्थ है और अम्ल के साथ प्रक्रिया करके कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जित करता है। दूसरा पॉइंट है इसमें, यह जल में घुलनशील होता है लेकिन CO2 कार्बन डाइऑक्साइड युक्त जल में घुलकर कैल्शियम बाइकार्बोनेट CaHCO2 का होल्टवाइज बनाता है। क्लियर। जल में तो होता है अघुलनशील और CO2 कार्बन डाइऑक्साइड में होता है घुलनशील। क्लियर। इसके थोड़े उपयोग लिखेंगे, क्या क्या उपयोग हैं, जैसे कि सीमेंट और कंक्रीट के निर्माण में इसका उपयोग किया जाता है। फिर सेकंड है, अम्लता के उपचार के लिए एंटासिड के रूप में लिया जाता है, एसिडिटी। खाद्य पदार्थ में कैल्शियम के स्रोत के रूप में। ठीक। और फोर्थ नंबर है, मृदा की अम्लता को कम करने के लिए। इसके प्रभाव क्या क्या हैं, इन्हें लिखेंगे। जल में CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट होने से कठोर जल की समस्या आती है। क्लियर। दूसरा पॉइंट है, चूना पत्थर के अत्यधिक खनन से पर्यावरण असंतुलन हो सकता है। क्लियर। अब अगला प्रश्न आपका कैसे बनेगा उसके बारे में बनाएं। फिर अगला प्रश्न है आपका, लुईस अम्ल क्षार सिद्धांत की विवेचना कीजिए। इसका आपका पिछले बोर्ड में भी आया था, ये लुईस अम्ल क्षार सिद्धांत। इसको लिखेंगे, इसके बारे में चर्चा करेंगे। इसकी लगभग सन 1930 में GN लुईस ने अम्ल व क्षार का सिद्धांत दिया था। कब दिया था? 1930 में। इसमें एक नंबर में ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, लुईस अम्ल क्षार सिद्धांत कब
किसने स्थापित किया था और कब स्थापित किया था? तो स्थापित किया था 1930 में। किसने किया था? जीएन लुईस ने। इतना लिखना है आपको। फिर अम्ल इलेक्ट्रॉन युग्म को ग्रहण करते हैं तथा क्षार इलेक्ट्रॉन युग्म को देते हैं। क्लियर। आगे यह सिद्धांत लुईस अम्ल व क्षार एक इलेक्ट्रॉन युग्म के आदान प्रदान करके सहसंयोजक या उपसहसंयोजक बंध बनाता है। क्लियर। इस प्रकार एक प्रोटॉन H+ एक लुईस अम्ल क्षार लुईस अम्ल है और अमोनिया NH3 एक लुईस क्षार है। क्लियर। आगे इसकी रिएक्शन कराएंगे। H+ प्लस का सिंबल है NH3, क्या बन गया? अमोनियम बन गया। ये अमोनिया और एक हाइड्रोजन 4 हाइड्रोजन हो गया यहाँ पे, तो अमोनियम हो गया। ठीक है। इसकी सीमाएं, लुईस अम्ल व क्षार को उनकी क्षमता के क्रम में व्यवस्थित नहीं किया जा सकता क्योंकि उनकी क्षमता तथा अवक्रिया के प्रकार पर निर्भर करता है। आगे दूसरा पॉइंट है इसमें, लुईस क्षार व अम्लों की प्रक्रिया काफ़ी तेज होती है क्योंकि इनमें इलेक्ट्रॉन का आदान प्रदान होता है, किंतु कुछ क्रियाएं काफ़ी धीमी होती हैं। लाभ क्या क्या है इसके? बेनिफिट्स इसमें पॉइंट बनाएंगे। वोस्टेड व लोरी की हानियों के अनुसार CO2 कैल्शियम बाइकार्बोनेट को अम्ल की श्रेणी में रखा जाता है। क्लियर। दूसरा पॉइंट है इसमें, लुईस सिद्धांत अम्ल व क्षार जिससे अम्लता तथा क्षारीयता का वर्णन करते हैं इलेक्ट्रॉन के आदान प्रदान पर निर्भर करता है। फिर अगला कैसे बनेगा आपका? जैसे परिशुद्धता एवं यथार्थता पर टिप्पणी कीजिए। ये भी शायद पिछली बार आया था, ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन में आता है IMP। परिचय, परिशुद्धता वास्तविक मान को प्राप्त करने के लिए सबसे नज़दीक राशि का परिणाम होता है, जबकि यथार्थ माप किसी प्रयोग को बार बार दोहराने पर प्राप्त नज़दीक राशि होती है। कोई भी प्रणाली जिसमें माप शामिल है वह परिशुद्ध यथार्थ या दोनों ही हो सकते हैं। फ्रेंड्स, वीडियो थोड़ी सी अच्छी हेल्पफुल लगी हो तो लाइक अवश्य कर देना। आगे चले। ऐसे फॉर एग्जाम्पल के लिए परिशुद्धता सही माप का गणना की कई राशि के बीच का अंतर होता है। क्लियर। यथार्थता 2 प्रकार की होती है। कौन कौन सी होती है? एक पुनरावर्तनीयता होती है, पुनः उत्पादकता होती है। क्लियर। अब इनको थोड़ा थोड़ा लिखेंगे इसके बारे में। जैसे पुनरावर्तनीयता, यह वह भिन्नता है जो कि स्थितियों को स्थिर करने के लिए किए गए सभी प्रयासों के बावजूद उत्पन्न होती है। क्लियर। सेकंड है इसमें पुनः उत्पादकता, यह वह भिन्नता है जो कि एक विधि के अलग अलग यंत्रों या उपकरणों द्वारा काफी लंबे समय तक प्रयोग करने के कारण प्राप्त होती है। क्लियर। अगला आपका वो बनेगा, जैसे लॉन्ग आंसर हम बनेंगे सभी, अधिकतर लॉन्ग आंसर में पूछ जाते हैं और 3 नंबर में पूछ जा सकते हैं। फ्रेंड उनको कभी सभी तैयार कर लीजिए। फेरस सल्फेट पर टिप्पणी कीजिए। ये 3 नंबर में बहुत ज़्यादा क्वेश्चन बनता है, तो आप इस पर IMP लिख लीजिए और इसको कई बार पढ़ लीजिए। ठीक है। सूत्र है इसका FeSO4। फेरिक सल्फेट का सूत्र है FeSO4। फेरिक सल्फेट एक महत्वपूर्ण अकार्बनिक यौगिक है जिसका उपयोग औषधि, कृषि और औद्योगिक क्षेत्रों में किया जाता है। फेरिक सल्फेट को ग्रीक ब्रिटियन के रूप में भी जाना जाता है। आगे बनाने की विधि, यह लोहे को तनु सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ मिलाकर बनाया जाता है। इसके पश्चात विलयन को छानकर व सांत्रित करके ठंडा किया जाता है। इसको कमरे के तापमान पर छानकर हरे क्रिस्टल को अलग कर लिया जाता है। इस प्रक्रिया में फेरस सल्फेट को वायु के संपर्क में आने से बचाया जाता है क्योंकि फेरस सल्फेट वायु से क्रिया करके ऑक्सीकृत हो जाता है। परिणामस्वरूप फेरस सल्फेट भूरे पीले रंग के क्रिस्टल के रूप में प्राप्त होता है। अब क्रिया कराएंगे Fe फेरिक सल्फेट, फेरिक हो गया, ये H2SO4 सल्फेट, इसमें FeSO4 तो ये सल्फेट बन गया और ये आपकी हाइड्रोजन गैस बन के हो गई इसमें। क्लियर। जैसे कि 2 इसमें हाइड्रोजन है, Fe फेरिक है, ये सल्फेट, तो ये दोनों को फेरिक सल्फेट बना दिया। आगे भौतिक एवं रासायनिक गुण लिखेंगे, इसमें गुण और विवरण दोनों डालेंगे। रंग और रूप, हरे रंग के क्रिस्टल होते हैं। जल में विलेयता कैसे होते हैं? पानी में विलेय लेकिन एथेनॉल में अविलेय होते हैं। प्राकृतिक क्या होती है इसकी प्रकृति? थोड़ा अम्लीय होते हैं। क्लियर। उपयोग क्या क्या है इसके?
पॉइंट पहला है, शरीर में आयरन की कमी को पूरा करने के लिए एनीमिया के उपचार में प्रयोग किया जाता है। और पॉइंट इसमें सेकंड है, मिट्टी में लोहे की कमी को पूरा करने के लिए उर्वरक के रूप में भी प्रयोग किया जाता है। क्लियर। अगला कैसा बनेगा क्वेश्चन, किस प्रकार से क्वेश्चन बनते हैं वो मैंने यहाँ फाइंड आउट किया है। अरेनियम अम्ल क्षार सिद्धांत की विवेचना कीजिए। ऐसे आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो आपको ये परेशानी नहीं होगी कि ये पूछना क्या चाह रहा है, जैसे मैंने लिखा है वैसे ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं ज़्यादातर। यह है लगभग सामान्य रूप से प्रयोग किए जाने वाला सिद्धांत है, जो कि स्वर्टनिट अरेनियंस ने 1884 में दिया था। इस सिद्धांत के अनुसार अम्ल वह पदार्थ है जो किसी विलयन में टूटकर हाइड्रोजन आयन H+ देते हैं। दूसरे शब्दों में क्षार वे पदार्थ हैं जो हाइड्रोक्सिलिक आयन OH- का उत्पादन करने के लिए जलीय विलयनों के विघटित करता है, जैसे कि HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड, H+ हो गया, Cl इसमें माइनस है, Na सोडियम और OH, जैसे OH में ऋणात्मक है, NH+ सोडियम प्लस है इसमें, रिएक्शन होगी। अरेनियन सिद्धांत पहला वैज्ञानिक सिद्धांत था जिसने अम्ल व क्षारों को परिभाषित किया तथा उनको वर्गीकरण भी किया। यह सबसे साधारण सिद्धांत है जो जलीय विलयनों के लिए प्रयोग की जाती है। क्लियर। सीमाएं क्या क्या है इसकी। फर्स्ट है इसमें रासायनिक अभिक्रियाएं अरेनियन सिद्धांत से आसानी से समझी जा सकती हैं। जो कि रासायनिक अभिक्रियाएं होती हैं वह अरेनियन सिद्धांत से आसानी से समझी जा सकती हैं, किंतु इसकी कुछ सीमाएं हैं। क्लियर। सेकंड, अम्ल तथा क्षारों को केवल विलयन के द्वारा समझा जा सकता है, ठोस रूप में नहीं। विलयन रूप में समझा जा सकता है, ठोस में नहीं समझा जा सकता। थर्ड में है, यह सिद्धांत विलयन की उपस्थिति में अम्ल व क्षारों के उदासीन होने का वर्णन करने के लिए असफल रहा। क्लियर। आगे और लास्ट में हमारा त्रुटियों के स्रोतों पर टिप्पणी कीजिए। फ्रेंड्स ये बहुत ही वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, VIP, क्योंकि ये कई बार पूछा जा चुका है, मतलब 10 से 12 बार के प्रश्न, पिछले मैंने कई क्वेश्चन पेपर देखे तो उनमें कई बार पूछा जा चुका है ये क्वेश्चन। तो परिभाषा लिखेंगे इसकी। त्रुटि वास्तविक मान और मापित मान के मध्य अंतर को प्रदर्शित करता है। माप करते समय किसी त्रुटि को पूरी तरह से समाप्त करना असंभव है, यहाँ तक कि विशेष अनुभवी व्यक्ति के हाथों या किसी उपकरण द्वारा ही क्यों न मापा गया हो। क्लियर। ऐसी कोई चीज ना बनी जो कि गलती को बिल्कुल मिटा दे, कहने का मतलब ये इसमें। त्रुटियों के प्रमुख स्रोतों पर टिप्पणी निम्नलिखित है। नंबर 1, मानव, जो कि मानव द्वारा त्रुटि होती है। मानव त्रुटियां सबसे सामान्य होती हैं और ये अक्सर असावधानी, जैसे असावधानी बरती है, थकावट या गलत जानकारी के कारण होती हैं। उदाहरण के लिए गणना में गलती, डाटा एंट्री में गलती, या फिर निर्माण लेने में गलती। सेकंड है हमारा संचार त्रुटि। गलत या अधूरी जानकारी का आदान प्रदान भी त्रुटियों का कारण बन सकता है। यह तब होता है जब संदेश सही तरीके से नहीं समझा जाता या गलत तरीके से प्रसारित होता है। यह समस्याएं विशेष रूप से टीम वर्क और संगठनों में अधिक होती हैं। क्लियर। प्राकृतिक त्रुटि कैसे कैसे होती है। प्राकृतिक, यह त्रुटियां कभी कभी बाहरी कारणों जैसे मौसम, प्राकृतिक आपदा या शारीरिक परिस्थितियां त्रुटियों का कारण बन सकती हैं, जैसे मौसम खराब होने से नेटवर्क की समस्या, बिजली का जाने या तकनीकी उपकरणों में पर्यावरणीय प्रभाव। थोड़ी सी वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो एक लाइक करना बिल्कुल ना भूलें।